के चार दीवारी में सुरक्षित में नील दिनोपाल में रहने वाले कर्मचारी उसका 5400, 5600, 5800 ग्रेड पे होगा और हमारा सेंटर से लेकर मेल एक्सप्रेस तक 4200 ग्रेड पे में रहेगा। यानी हमारा कोई फंक्शनल डिफरेंसेज नहीं है। वाह रे वाह, आप दोनों महापुरुष के रहते ऐसा क्यों हुआ? तो एलारसा ने उस जगह से एलारसा रनिंग कर्मचारी को खींच के लाया जहां कोई ड्यूटी आवर्स फिक्स नहीं था, कोई HOER नहीं था, अनलिमिटेड ड्यूटी आवर्स थी। वो बाड़ी और सावल और उस 9-9 टन 12-12 टन कोयला झोंक करके हाथ में फूल फोंका पड़ता था, चेहरा पहचान में नहीं आता था। जाता था सावल बाड़ी लेके तो लगता था कि रावत जी जा रहे हैं, और जब 12 टन कोयला झोंक के लौटता था तो घर में बच्चा देख के डर जाता था, केवाड़ी बंद कर लेता था कि भूत आ गए कि आ गए दरवाजा पर। वहां से आपको ले आया ये सफेद वर्दी में, मोटे रंग का नेवी ब्लू यूनिफॉर्म हुआ करता था, वहां से यहां तक लाया कौन? एलारसा ने ये लड़ाई लड़ते लड़ते कुर्बानी देते देते यहां तक आपके कारमा को लाया कि डिग्री डिप्लोमा होल्डर बीटेक अभी हमारे असिस्टेंट लोग को पायलट में आ रहे हैं। आप जितने चीज देख रहे हैं रनिंग रूम के जो हालात हुआ करते थे उस जमाने में, हमको याद है हॉस्पिटल में जो बेड था, सरकारी अस्पताल में अभी जो लोहा वाला बेड है, चदरा वाला जिस पर पोस्टमार्टम होता है, वही बेड रनिंग रूम में लगा हुआ करता था। और स्टीम इंजन के शेड में चदरे का गत्ता होता था, किताब में साइनिंग ऑफ रजिस्टर में चदरा का गत्ता था। वहां से यहां तक आपके संगठन के लोगों ने लड़ते लड़ते लाया, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी उदासीनता, हमारी लापरवाही और हमारी ही कमी की वजह से सरकार सब कुछ धीरे धीरे छीनते चली गई। अरे एएलपी गार्ड का काम करेगा भाई, रेलवे इतनी वैकेंसी है, बेरोजगार लोग डिग्री डिप्लोमा करके PhD करके घूम रहे हैं। मोदी जी 1 करोड़ 2 करोड़ रोजगार चुनाव मैनिफेस्टो में दिए हैं, हर साल बोले 2 करोड़ रोजगार देंगे, और असिस्टेंट गार्ड का ड्यूटी करेगा, असिस्टेंट जैसे संटमैन का ड्यूटी करेगा, अकेले संटिंग करेगा, संटमैन और संटिंग मास्टर नहीं मिलेगा। व्हाट इज दिस? क्या है ये? तो क्या रिकॉग्नाइज यूनियन के नेता यह बताएंगे कि आखिर ये हालात यहाँ तक क्यों आई? भाई हम तो विपक्ष में हैं, हम तो PNM JCM वाले आदमी है नहीं, हमारा तो आजाद हिंद फौज है। अगर सेना मिली तो हमला करेंगे, कब्जा करेंगे, कुछ पाएंगे, और अकेले ओम प्रकाश सिंह रावत जी रहेंगे तो मरेंगे या मारेंगे, दो में से क्या चीज होगा? क्योंकि जब तक सेना नहीं तो सेनापति किस काम का, किस बात का नेता जब हमारे साथ फौजी नहीं है? आज तक 32 वर्षों से जो लड़ाई लड़के मैं यहाँ तक आया हूँ, या जिस गरज के साथ मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे साथ हजारों लोगों की फौज खड़ी रही, एक आवाज में लोग खड़े हो जाते थे। तो आखिर ये बात क्यों नहीं है? तो इस एसोसिएशन ने आज तक आपकी लड़ाई लड़ी है, आज तक आपके इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान को जिंदा रखा है। एनडीए के सवाल पर अभी चिट्ठी जारी हो रहा है, हमने दिया था, उन्होंने कहा हमने दिया था, और हम क्या किए थे? झुनझुना बजा रहे थे, लॉकडाउन में भी धरना प्रदर्शन किए थे। 7-8 बार एनडीए के सवाल पर LRS का प्रोग्राम हुआ है, प्रत्येक लॉबी और प्रत्येक डिवीजन पर। अरे माइलेज पर न बताओ कि RSC 80 का फार्मूला कहाँ चला गया? RSC 80 एक फार्मूला बना था, और वो फार्मूला जो है जिसमें कि माइलेज का रेट किलोमीटर के हिसाब से और 20 दिन के टीए के बराबर, पे का 30% प्लस 20 दिन टीए को जोड़ करके जो हमारा प्रति 100 किलोमीटर का रेट था, उस हिसाब से मेरा 748 रुपया होता था। अब आप सुनिए इन लोगों का, हम दिए 748 फार्मूला से, तो इन्होंने दिया कि नहीं 856 रुपया होगा। तो रघवैया जी बोले ये तो गलत है, वो दिया कि नहीं 925 रुपया होगा, और सब लोग मेमोरेंडम रेलवे बोर्ड को दिया। हम लोग बड़ी खुश कि हम तो 748 से जोड़े थे, तो हम लोग का भाई गणित कमजोर है, हम लोग रेलवे बोर्ड में बैठते नहीं है CRB के साथ, और क्या बोलते हैं PNM JCM अंडा मक्खन वाला तो मीटिंग करते नहीं है, हमारी कमजोर थी मैथमेटिक्स। और जब रेलवे बोर्ड ने उनको 2008 का जो रनिंग अलाउंस कमेटी में जो ये बैठ करके एग्रीमेंट फैसला किए थे, वही लेटर साथ दिया, जो मे बी डबल, यानी चलिए छठे वेतन आयोग में मे बी डबल पर जो दस्तखत किए थे, और उसमें एक पैराग्राफ था कि अगर लोको पायलट को इनका ये 30% जोड़ के इस फार्मूले से पैसा दिया जाता है तो एक क्लास 2 से ज्यादा इनकी सैलरी हो जाती है, और ये एग्री किए थे। तो हम लोगों का था मे बी डबल ओनली, और ठीक 24 तारीख को साइन हुआ था, 24/6 को, और 25/6 को टीए हो गया था 3.25 गुना।
3.25 गुना टीए पर साइन हुआ था। तो ये बेईमानी जब किए तो यही दिखाया इन लोगों को कि 856 और 925 में भी डबल तुम ही लोग बताए हो। तो दस्तखत किए थे छठा आयोग वेतन आयोग में। तो इसी गोरखपुर में, गोरखपुर के प्लेटफार्म पर यही विनय शर्मा जी थे और आप ही के नेता लोग एलरसा के थे। तो सीआरबी साहब बोले कि मिलेगा मिलेगा, बस वही 2 गुना मिलेगा। तो वही कब मिला? इन्होंने ड्रामा किया, इन्होंने नौटंकी किया, हड़ताल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दिस करेंगे, दैट करेंगे। अरे 4 बार हड़ताल का नोटिस दिया, 100% लोग वोट दिया बैलेट बक्सा में। एलआरसा ने भी कहा हम हड़ताल में। अंतिम बार जो माइलेज का आंदोलन था उसमें एलआरसा ने लिख के दिया दिल्ली में। जब तक एलआरसा नहीं लिख करके दिया था तब तक कोई मीडिया की खबर नहीं बनी थी। लेकिन जब दिल्ली में एमएन प्रसाद ने लिख करके दिया कि जो 11 मई से होने वाली हड़ताल है उसमें लोगों रनिंग ऑल इंडिया में शामिल होगा, तो अखबार की सुर्खियां बन गई थी और पूरा रेलवे हड़कंप मच गया था। इंटेलिजेंस विजिलेंस रेलवे की आ गई थी और मीडिया लिखा कि अब तो रेल की धड़कन बंद हो जाएगी। कि रेल चलाने वाले संगठन ने लिखा है कि हड़ताल होगी। 11 मई को हड़ताल थी। आपने माइलेज से लेकर न्यूनतम वेतन 26,000 से लेकर के न जाने कौन कौन से आपने चार्टर ऑफ डिमांड प्लेस किया था। और हुआ क्या? बोला वो जो मर गए हमारे पुराने मित्र अरुण जेटली जी घास नहीं डाला। राजनाथ सिंह जी को पकड़े, लखनऊ से पुराना संबंध है, तो राजनाथ जी को पकड़ के एक वार्ता हुई और एक लाइन मीडिया में आया टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली में कि 2 कमेटी बनाई जाएगी और विचार किया जाएगा। बस इसी को कहा इट इज आवर ग्रेट विक्ट्री। कमेटी बनेगी, विचार किया जाएगा। 2 कमेटी बनी थी, एक न्यूनतम वेतन पर कमेटी बनी थी, एक माइलेज भत्ते पर कमेटी बनी थी। और उसका हश्र क्या हुआ? कुछ नहीं मिला आज तक। और हमारा जुलाई 17 से शुरू हुआ, ये मेरा 18 महीने का एरियर गायब हो गया। ये आप ही लोगों की देन है, आप ही लोगों की कृपा है। तो अब तक सारा नुकसान का रनिंग का तो सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर रनिंग इनके एजेंडे में होता तो आज हमारा असिस्टेंट लोको पायलट 500 रुपया भी रिस्क अलाउंस पाया होता। ट्रैकमैन को मिला, गेटमैन को मिला, चलो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बहुत खून पसीना बहाता है और ट्रैकमैन गैंगमैन के सीने पर हम 130 की रेल चलाते हैं, तो उनको दिया, बहुत अच्छी बात है। कम वेतन के कर्मचारी थे, लेकिन ये असिस्टेंट लोको पायलट, इसकी कोई भूमिका नहीं है। आपने क्या किया? 700 रुपया दे दिया ड्राइवर को, लोको पायलट को, और जान करके कि एक विभेद पैदा हो असिस्टेंट को आपने नहीं दिया। मोहनदा थे, हम लोग गए थे टाइम कीपर में, टाइम वो वहाँ बाबू के पास, बोले कि भाई कोर्ट हम लोगों को 3 साल पर मिलेगा, तो असिस्टेंट लोको पायलट को कोर्ट क्यों नहीं मिलेगा? तो बोला नहीं, प्रोविजन नहीं है, प्रोविजन नहीं है, असिस्टेंट को नहीं मिलेगा। हमने पूछा, अरे बाबू तुम ये बताओ कि साला ये ठंडा जो है 4200 ग्रेड पे पूछ करके मारता है कि 4200 वाला को ठंडा लगेगा, साला 1900 वाला को नहीं, और इसको कोर्ट दे रहा है और उसको नहीं। ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है। कहाँ थे मिश्रा जी, रघवैया जी? आपको ही नहीं पता है यूनिफॉर्म पॉलिसी जो है रेलवे का, यूनिफॉर्म के बारे में किताब बनी, पॉलिसी बनी हुई है, किसको क्या मिलेगा, कितने मिलेगा, क्या उसका फ्रीक्वेंसी है, कलर क्या होगा, साइज क्या होगा, उसका नाप क्या होगा, आपको नहीं मालूम है। तो 500 रुपये, यही बात मैंने दिल्ली में कहा था, जो 18 फरवरी को आंदोलन, वहां पर दिल्ली में हम लोग 4000 आदमी जमा हुए थे। यही बात रघवैया जी को हमने कहा, रघवैया जी सुनो, तुम्हारी यही औकात है कि एक असिस्टेंट लोको पायलट को 500 रुपया तुम नहीं दिलवा सका रिस्क अलाउंस के नाम पर। फिर एक कमेटी बनी है कि कुछ कैटेगरियों को सेफ्टी में शामिल किया जाए। संटमैन, पॉइंट्समैन, लिबरमैन, स्टेशन मास्टर सब लोग आ गए, अभी तक असिस्टेंट हमको नजर नहीं आया है। ये बेईमानी जानबूझकर की जाती है इन रिकॉग्नाइज्ड यूनियन के लोगों के द्वारा। इसलिए मेरे दोस्त, वन एंड ओनली लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन आपकी लड़ाई को लड़ता है और आपके लिए जीता और मरता है, कुर्बानी देता है, अपनी ड्यूटी करता है। आज चार्जशीट लिखने वाला कोई नहीं मिलता है। अभी मैंने महीने में तो 25-30 तो जरूर लिखता हूँ पर डे, झोला में बैग में लेकर के चलता हूँ। हमारे यहाँ एक से एक स्कॉलर हैं, हम लोग DAR का ऑल इंडिया का क्लास चलाते हैं, DA रूल का। हमने देखा है क्लास 1 अधिकारी को, बहुत से सीनियर DA सीनियर DME को, कंडक्ट रूल 1966 और DA रूल 1966
68 का अंतर नहीं मालूम है, रूल नहीं मालूम है। हमारे लोग LRS के लोग दूसरे विभागों का चार्जशीट लिखते डिफेंस करते हैं। धनबाद का हमारा 5 को लड़का पूरे ECR में जाकर के डिफेंस करता है, जिसको हम लोगों ने रूल बताया है, रूल का मास्टर। अरे लोको रनिंग का मैन 9 डिपार्टमेंट को पढ़ता है, 9 डिपार्टमेंट का काम करता है, GRSR ऑपरेटिंग मैनुअल, कंडक्ट रूल, एक्सीडेंट मैनुअल, तमाम चीज लोको रनिंग वाला पढ़ता है। क्या हमसे तुम्हारा मुकाबला है? हमसे ज्यादा डेडिकेटेड कौन है? हमसे ज्यादा देशभक्त कौन है? आज सर्टिफिकेट बांट रहे हैं मोदी जी, देशद्रोह देशभक्त का। 56 इंची का सीना वाला प्रधानमंत्री है मोदी जी। अगर आपका 56 इंची का सेना है तो छपरा से कटिहार चलेगा WAG 9 में। चलिए मालगाड़ी लेकर के देखते हैं कहां तक चल पाते हैं, तब हम समझेंगे 56 इंची का सीना आपका है। 22 को SPG कमांडो लिए हुए हैं, साला 10 करोड़ का गाड़ी लिए हुए हैं, और आप दिन रात मेहनत करते हैं। बाप रे, एक अधिकारी बोला प्रधानमंत्री जी सोते ही नहीं है, 22 घंटा जगे रहते हैं। हम बोले सर अगर यही AC, यही गाड़ी, यही कमांडो, यही सुरक्षा दे दीजिए तो हम 3 दिन नहीं सोएंगे, 72 घंटा जगे रहेंगे। क्या बात करते, प्रधानमंत्री जी सोते नहीं है, पूरा देश घूमते हैं। तो काहे 200 देश घूमे हैं? अब समझ में आया कि 200 देश काहे घूमे हैं। ये पूरे देशों में घूम के देखे हैं कि कौन सी सरकार कैसे जनता पर शासन करता है। तो कहां पर मीडिया को कब्जा करने से चलता है काम, कहां पर मंदिर मस्जिद के सगुफा को छोड़ के काम चलता है, कहां पूंजीपतियों को रिश्तेदार बना के चलता है, कहां सरकारी माल प्राइवेट में बेच के चलता है। तो यही 200 देश का अध्ययन, हाँ इसी पर ED और VD, और हम लोग EBD सुने थे, इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस। कुछ दिन से साला EBD में अभी ED हम लिखने लगे हैं। तो हमारा CLI बोला रे राउत क्या लिख दिया? हमारा गलती हो गया, दिमाग में ED घूम रहा है। आज मैं भाषण दे रहा हूँ, मेरा ऑडियो अगर मोदी जी के पास, अमित शाह जी के पास पहुंच जाए तो मेरे यहाँ भी ED चलाएगा, भले कुछ मिले या ना मिले। ED एक लेख लिखिए परीक्षा में, व्हाट इज ED? ED एक ऐसा इमरजेंसी डिवाइस है जो किसी के भी आगे या पीछे लगा दिया जाए तो ऑटोमेटिक लोगो शट डाउन हो जाता है। ED लोगो शट डाउन डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। जब लोगो आपकी बात नहीं मान रहा हो, आप थ्रोटल आगे दे रहे हो, लोगो पीछे जा रहा हो, तो ED लगा दीजिए उसमें, साला लोगो वही का वही खत्म हो जाए। तो ये हाल है ED का। तो ये सरकार ED और क्या बोलते हैं CBI इस पर चल रही है, इसी पे चल रही है देश। मंदिर मस्जिद ताजमहल हमारा है तो ये हमारे दादा का। हमारे सपने में भी एक चीज देखे थे, मेरे पिताजी बोल रहे थे कि जानता रहो हाउ जे खेत बा नहर के बगल वाला, वो में जो बनेले बा वो का कहला वो मकबरा बनेले बा ईदगाह, वो अपन दादा के जमीन रहे, तुम्हें वो केस कर दो। बोले बा अभी केस का दौर चल रहा है, वो हमारे दादाजी के जमीन में ईदगाह था, उसको अभी केस कर दिया जाए। ये सब देश की एकता अखंडता को तोड़ने की साजिश है। हमारे लिए अभी क्या बोला, अभी जस्ट आया है कि सेना में चूंकि पेंशन इतने ज्यादा हैं, पेंशन हो गया है कितना 48 लाख जो है सो पेंशनर्स हैं, 49 लाख जो है सो वर्किंग क्लास, 48 लाख पेंशनर्स हो गए हैं। देश की स्थिति काफी खराब है और सेना में बहुत ज्यादा ये हो रहा है, इसलिए हम 4 साल के टर्म पर बहाल करेंगे। अग्निवीर, आपके रेलवे में रेलवीर बहाल हो रहे हैं, 4 साल के रेलवीर बहाल होने लगे हैं। अब इन लोगों से यह पूछा जाए कि हमारी टेन्योर 4 साल, युवा कर रहे हैं, सेना को युवा करना है। इससे पहले बूढ़े लोग थे, कारगिल का लड़ाई बूढ़े लोग नहीं लड़ पाए थे, बूढ़े लोग ही कारगिल का लड़ाई लड़ा था चीन से और पाकिस्तान से। तो युवा को, सेना को युवा कर रहे हैं, तो अग्निवीर को ला रहे हैं। 4 साल में क्या होगा सब लोग जानते हैं, इन बेवकूफों को नहीं पता। 1 साल तक पैर का सावधान विश्राम में लग जाएगा, 1 साल, उसके बाद 1 साल लगेगा सब हथियार को समझने में। और एक रिटायर्ड कर्नल बता रहे थे कि 7 साल कम से कम, न्यूनतम 7 ईयर्स से कम का रिक्रूट को हम बॉर्डर पर लड़ाई पे खड़ा नहीं करते हैं। तो क्या हाल होगा? तो बिहार के होमगार्ड का हाल जानते हैं ना, क्या होता है? इलेक्शन के टाइम में एगो बटन इधर बीच का खुलल है, वही फीता लटकल है, कान्हा पर बंदूक ले ले, पैंट खींच रहा है राइफल लेके, अब बूथ पर खड़ा है। और बेचारे को बाकी टाइम में क्या करता है? तो बाकी टाइम में दरोगा जी के यहाँ 3 टाइम सैल्यूट, SP साहब के यहाँ 4 टाइम सैल्यूट। वही हाल अग्निवीर का होगा। ये देश के नौजवानों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। सेना में जो पेंशन है, मैं पूछना चाहता हूं कि इन लोगों को
क्यों नहीं इनको भी 4 साल के बाद रिटायर किया जाए, 1 टर्म, एक बार 4 साल के लिए आप जाएंगे। 80 साल 85 साल का गवर्नर है, एकदम सूझ नहीं रहा है, इतना मोटा मोटा ग्लास लगा हुआ है। हमारे यहाँ तो A1 जहाँ 6x6 नहीं आया तो सीधे कहेगा नीचे जाइए, पर आपको तो दिखाई नहीं पड़ रहा, बोल नहीं पा रहे हैं। शरद पवार जी क्या बोल रहे हैं खुद भी नहीं समझ पा रहे होंगे। और ये लोग अभी देश चला रहे हैं, यानी देश चलाने के लिए संसद में कानून बनाने के लिए ये लोग इतने जवान हैं। और हमारा एक चौकीदार बनने के लिए ग्रुप डी का परीक्षा दे, 3 परीक्षा दे के ग्रुप डी बनेगा, ये बहुत बड़ा मजाक है। लेकिन इसके जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार हम ही आप लोग हैं कि ऐसे लोगों को हम लोगों ने अपना प्रतिनिधि बनाया है। हम जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर हम वोट देकर के ऐसे लोगों को भेजते हैं संसद भवन में। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके समाज में कोई ऐसा लड़का जो गरीब का लड़का है, क्या वो MA नहीं है, PhD नहीं है, ग्रेजुएट नहीं है, LLB नहीं है? एक से एक स्कॉलर लोग हैं। कोई भी पार्टी, मैं केवल भाजपा की बात नहीं करता हूं, कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसे लोगों को टिकट क्यों नहीं देती है कि यह विद्वान है, ये मेडिकल, ये क्या कहते हैं, AG है, BSc AG है, या जो है सो BTech है या MTech है, इसको क्यों नहीं टिकट मिलता है? कि ये जाएगा तो अपने शिक्षा एजुकेशन का सही इस्तेमाल करेगा। टिकट किसको मिलता है? जगरा 5 गो पेट्रोल पंप है, जगरा 4 नाल बंदूक है, 10 गो मुकदमा लूट का है, 3 गो मर्डर केस का है। अभी देखिए पूरा लिस्ट आया था, कोई भी पार्टी अछूता नहीं है। सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमा वाला इसी पार्टी में है वर्तमान में, अब थोड़ा सा इससे कम 5% कम कांग्रेस में है। तो ये तो हाल इस देश का है। ऐसे लोग संसद में जाते हैं जो कहते हैं, देखिए शर्मनाक बात, वो जो है वो भाजपा के नेता हैं, बंगाल के प्रभारी हैं, बोले अरे अगर रिटायर हो जाएगा अग्निवीर, हम अपने ऑफिस में चौकीदार की नौकरी देंगे। इतने बेशरम। और एगो कौन सिंह धूमल, विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय, और एक राज्यपाल कौन सिंह धूमल, महेंद्र सिंह धूमल, बोले कि पेंशन लेना है तो राजनीति में आओ। कहते हैं राजनीति में आओ, पेंशन लेना है तो इलेक्शन लड़ करके आओ तो पेंशन मिलेगा, नौकरी करो तो पेंशन नहीं मिलेगा। तो इस देश में रेलवे का कर्मचारी जो कोरोना के लॉकडाउन में अपने जान पर खेल के, जहां मोदी जी ने कहा घर में रहे, अरे घर है चाहे नहीं रहे, दूसरों के घर में ढूंढ के रहे, लेकिन घर में रहो, स्टे एट होम। और लोगों रनिंग स्टाफ घर से बाहर रहो, 3 दिन तक झोला टांग करके मालगाड़ी चलाते रहो। इतना ही नहीं, इतनी बड़ी विडंबना, इतना बड़ा क्राइम किया कि मेल एक्सप्रेस ड्राइवर से मालगाड़ी चलवा दिया। वाह रे मोदी जी, मेल वाले को माल चलवा दिया, बोला बैठा करके तनख्वाह नहीं देंगे, बैठा करके 3 तरह का पेंशन तुम अपने एक्स मिनिस्टर को देते हो, एक सांसद के देते हो। और देश में अगर कोरोना आया तो क्या उसके लिए रेलवे स्टाफ जिम्मेवार था? देश का जनता जिम्मेवार था? आपने चीन से ढो करके हवाई जहाज पर कोरोना वाले को लाया, उस टाइम में आपने क्यों नहीं क्वारंटाइन किया था हवाई अड्डे पर? क्यों नहीं वैक्सीन मारा था उसको, सुपर वैक्सीन, मोदी वैक्सीन, और साला क्या बोलते हैं वो, ये वैक्सीन काहे नहीं आपने मारा था? और जब देश में पूरी बीमारी फैल गई तो गोदाम में बंद कर करके खिचड़ी खिला खिला के लाठी डंडे के बदौलत क्या हाल किया था देश के मजदूरों का आपने देखा था। जब वो भाग के चल रहा था तो लाठी से मारा जाता था, पैर से खून बह रहा था, लाठी चल रही थी। अरे मोदी जी, जब इस देश के इतिहास, राजनीतिक इतिहास लिखी जाएगी तो एक मोहम्मद बिन तुगलक था, जब वो राजधानी बदला करता था दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली, और एक आदमी बोला कि हम नहीं जा पाएंगे तो हाथी के पैर में सिक्कर लेके बांध दिया था और रास्ते में वो घिसटाते मर गया था। और दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक के जगह पर आप ही का नाम आएगा कि लॉकडाउन में जब लोग भूखे मर रहे थे, अपने घर जाना चाह रहे थे, तो उसको लाठियों से मारा जाता था। अरे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता मेरे दोस्त, वो मजदूर जो लाइन के किनारे से रात को आ रहे थे कि रोड में पुलिस मारेगा, और लाइन में बेचारा आ रहा था, उसको क्या मालूम कि मोदी जी का आलू स्पेशल और प्याज स्पेशल, किसान स्पेशल चल रहा है, ये तो मालूम नहीं था। और वो बेचारा लाइन में थोड़ी देर के लिए बैठ गया, आराम करने लगा। हम क्या करेंगे? ये लोगों है, हमको पहचानता है नहीं, मेरी बीवी बच्चा को पहचानेगा। लाइन पे जो भी आएगा उसको स्वाहा करिए,
देगा। और जब तक मैं हेडलाइट की रोशनी में देखा, हमारा भारतीय रेल इतना विकसित हो गया है, साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है, चांद पर पहुंच गए हैं, सूरज को देख रहे हैं, लेकिन WAG-7 का लाइट अभी भी दोनों ट्रैक के बीच में नहीं पड़ रहा है, अभी भी साला बाहर पड़ रहा है। भोर में चलिए WAG-7 लेकर के, तो लाइन के किनारे बैठ के लेटरिन करता हुआ चुत्तर ही चुत्तर दिखाई पड़ेगा, वो बोल्ट और प्लेट और पॉइंट और चेक रेल नहीं दिखाई पड़ता। ये हाल है मोदी जी भारतीय रेल का, जहां बुलेट रेल चलाएंगे। आज भी साला WAG-5 का ये हाल है। कौन है वो कैलाश पंखा है, वो साला जहां सामने में लगा हुआ वहां हवा नहीं देता है, चारों तरफ हवा देगा। रंजन, ये रंजन पंखा है, पता नहीं साला कौन कंपनी का पंखा है। ये हाल है। स्पीडोमीटर में लाइट जलेगा तो साला नॉच रिपीटर में नहीं जलेगा, BP प्रेशर गेज में जलेगा तो साला ये क्या बोलते हैं FP में नहीं चलेगा। ये हाल है आपके लोगों का। और आप कहते हैं देश बदल रहा है, काशी को आकर के देखो। और मैं कहता हूँ देश तुम्हारा गर्त में जा रहा है। हमारा WAG-7 और WAG-5 को आके देखो, छपरा रनिंग रूम को आके देखो कि रात को 12 बजे आते हैं तो यहाँ पर पहले ही पूछते हैं रूम मिली, जगह मिली, तो ये क्या नाम है इनका, अरविंद जी की कहाँ? बोले ए भैया देखो तानी कोनो उपाय करो तानी। हम बोले देखो उपाय में ऐसा न कि कोनो भी ड्राइवर के बाहर खिंचवा दो, हमरा घुसा दो कि नेताजी के सुता देनी। अब 2-2 घंटा तक यहाँ पर लाइन लग करके, ये भारतीय रेल है, 2 घंटा यहाँ पर, यही छपरा का रनिंग रूम है। यहाँ का COM गया मेरे यहाँ, CSO साहब गए दरभंगा में, इसी रेलवे में चेक कर ले, तो मैं ही मिल गया दरभंगा रनिंग रूम में। बोला बंगाली दादा थे, बुरा नहीं मानेगा कोई बंगाली होंगे तो, आप किधर से आया है? हम बोले हम बरौनी से आया है। आपका सहायक किधर है? हमने हमारा सहायक किधर है? सहायक को उठाया तो बोला कितना बजे आया था? हम बोले शाम को आया, सुबह में 6 बजे आया था। कितना बजे जाएगा? हमने 19 बजे जाएगा। तो खाना मिलता है? हम बोले मिलता है। AC चलता है? हम देखिए चल रहा है। कोई दिक्कत है? हम बोले ECR में कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा मन हुआ कि बोलते कि आप कहाँ से आया है? कहा तो गोरखपुर से आया है। तो छपरा रनिंग रूम देखा है? छपरा का क्या हाल है? छपरा का कॉलोनी देखा है? रनिंग रूम के सामने जो कॉलोनी है पानी में तैरता रहता है। ये भटियारे लोग ऐश करते हैं, जश्न मनाते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, हनीमून मनाते हैं। मैं पूछता हूँ ये DP त्रिपाठी कमेटी की रिपोर्ट 2 साल में बनी, करोड़ों रुपया खर्च हुआ, इसमें कई अधिकारी थे, इतना अच्छा रिकमेंडेशन किया है रनिंग स्टाफ के सवाल पर। बोला कि साइंस टेक्नोलॉजी रेलवे में नई नई मशीनें और डेवलपमेंट होने के कारण यार्ड स्टाफ, कंट्रोल स्टाफ, स्टेशनरी वर्क करने वाले को सुविधा हुई। बट सो फार एज द लोको रनिंग स्टाफ इज कंसर्न, इसका स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ता चला गया। स्पीड, लोड, सिग्नल, ये तमाम चीज आप बदलते चले गए, कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, इसलिए इसका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया। रनिंग स्टाफ को आपके मॉडर्नाइजेशन से और ये जो नया आपने जो लाया है, विकास किया, इससे कोई फायदा रनिंग स्टाफ को नहीं हुआ। रनिंग स्टाफ हमेशा दबाव में काम कर रहा है। बोला 96 घंटा रेस्ट, 54 घंटा रेस्ट, ये तमाम लोगों का है। ऑफिस वाला का रेस्ट है। शनिचर इतवार बीबी के साथ हमें एक दिन ससुराल जाएंगे, एक दिन साली कहाँ जाएंगे, सरोज के साथ जाएंगे, और बाकी दिन RH, NH, होली, ईद, सब दशहरा, छठ, सभी लोग मनाता है। और हमारा रनिंग स्टाफ, तो ये कमेटी कहती है कि मिनिमम 40 आवर्स का 4 रेस्ट दो, इसमें लिखा, नहीं माना इन लोगों ने। अनिल काकोदकर समिति की रिपोर्ट नहीं माना इन लोगों ने। हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट 89 रिकमेंडेशन इसमें है। स्पैड पर 14/6/12 का स्पैड का 56 पॉइंट का रिकमेंडेशन है, 56 पॉइंट का। सारे रनिंग स्टाफ स्पैड रोकने के फेवर में है, कुछ नहीं हुआ। कहाँ है रघवैया जी, कहाँ है मिश्रा जी? कल तक तो कह रहे थे NPS मुर्दाबाद, और जब बेटा को MLC का टिकट दिलवाना था तो अभी यूपी के इलेक्शन में बोले NPS वाजपेयी जी की सरकार में भारत के युवाओं को, कर्मचारियों को दिया गया एक नायाब तोहफा है, इसलिए बोलिए NPS जिंदाबाद। बताइए, कल तक वो मुर्दाबाद कर रहे थे, अभी यूपी के
इलेक्शन में वीडियो आप लोग देखे होंगे। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप लोग बोलिए कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं। यही नेता है हमारा, यही रिकॉग्नाइज यूनियन है जो कहता है एनपीएस जिंदाबाद। इसलिए मेरे दोस्त, अपने दम पर, अपने भरोसे पर लड़ो, ईमानदारी से खून पसीना बहाते हो, भारतीय रेल को चलाते हो, सीनियर डी के नौकर नहीं हो, एई साहब का नौकर नहीं हो। एमी साहब एक दिन हमारे यहाँ खट्टा सब्जी था तो लोगों ने विरोध किया कि भाई सब्जी खट्टा है, इसमें टमाटर दे दिए। ये गए, हम भी रात में आए थे, 2 घंटा के बाद रूम मिला था, इतना ठंडा कि रूम नंबर 47 हमको जीवन भर याद रहेगा। पूरा सब कुछ स्वेटर कोट पहने हुए थे और लग रहा था कि साला गल जाएंगे रूम नंबर 47 में। पता नहीं कौन कौन वो बॉयलर और भेपर क्या क्या लगाए हुए हैं कि जरा भीतरे से बर्फ ढुक रहा था। तो उसमें जब नीचे उतरे तो बोला भैया तो खट्टा नाश्ता में सब्जी मिला है। एमी साहब खड़े थे वहां पर, सुन रहे होंगे, एमी साहब कटोरा में सब्जी लेके चक रहे थे। बोले ये तो ठीक है, इसमें तो कहीं गड़बड़ नहीं है। हम बोले सर बहुत दिन से आप यहाँ है ना, तो यहाँ का सब्जी तो आप रोज खाते हैं, आपको खट्टा कैसे लगेगा सर? आपको तो सब्जी अच्छा ही लगेगा, सब्जी तो खट्टा नहीं है, इतना अच्छा है। तो वही बात है भाई, जब हम उसी का खाते हैं तो खट्टा कैसे लगेगा? अब सरकारी यूनियन वाला कैसे बोल देगा कि मोदी जी गलत है, उनकी पॉलिसी गलत है, तो तुरंत ना लाल बंगला खाली करवा देगा। वहाँ जो स्पेशल सीएल और स्पेशल पास, छुट्टी, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, टीवी वीवी सब कुछ है, बीबी खाली नहीं दिया है, तो सारा व्यवस्था तो वहाँ पर है। तो वो काहे बोलेगा कि गड़बड़ है? सरकार बहुत अच्छी सरकार है, कम से कम इलेक्शन तो नहीं करवा रहा है। बोला आजीवन तुम दोनों रहो एफआईआर में, कौन क्या बोलेगा? आजीवन तुम लोग रहो, जब तक मैं प्रधानमंत्री रहूंगा तुम भी एआईआर के महासचिव रहोगे, एफआईआर के महासचिव रहोगे। तो इन लोगों के पूछिए सवाल इन लोगों से कि सबका वेतन भत्ता बढ़ गया 5400-5800, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, अरे साला जो गाड़ी चलाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि एलारसा का नेता है रावत, अरे बहुत बोलता है, बहुत कड़ा नेता है, बहुत बदतमीज है, अनुशासित नहीं है। एलारसा वाला से बात नहीं करेंगे, एलारसा वाला का ज्ञापन नहीं लेंगे। और अगर एके राउत का जीएम स्पेशल में बुकिंग हो गया, हम ही साइनिंग ऑन करके इंजन लेके जाएगा, तो एलारसा वाला गाड़ी चलाएगा तो सुरक्षित कैसे गोरखपुर जाइएगा? तब तो एलारसा वाला पर भरोसा है। अरे विनय शर्मा है ड्राइवर, अरे हमारी तो वो औकात है ना कि जैसे रोड पर एक आंख थोड़ा सा मार दीजिए किसी महिला को तो कितना जूता चप्पल बरस जाएगा, उसी तरह एक आंख हम मार देंगे तो आपका सैलून कौन पूल में जाएगा, कौन गड्ढा में जाएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। और आप हमको चैलेंज करते हैं, हमारी बात करते हैं। इसलिए हम रनिंग स्टाफ, मेहनत कश कर्मचारी, मैं इन युवा फौज को कहता हूं कि अपनी नेतृत्व खुद करो, अपने भविष्य का निर्माता खुद हो। मैं चला जाऊंगा, केपी यादव जाएंगे, 2-4 साल 8 साल बचा हुआ है। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, दलाली नहीं किया, स्टेशनरी ड्यूटी नहीं किया, कभी कोई बेनिफिट नहीं लिया, हथकड़ियां पहनी, जेल जाने का काम किया, भ्रष्टाचारियों को नंगा किया, दलालों को पीटा, ये सारा काम किया। इसलिए एलारसा कभी किसी से नहीं डरता है, नहीं झुका है। एक अकेला ओम प्रकाश सिंह कुछ नहीं कर पाएगा, एक अकेला रावत कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए इतने लोग जहां खड़े रहेंगे वहां अशोक कुमार जैसा छोट डीएमई हो या कोई भी हिटलर, कोई भी दादा हो। मैंने 32 साल में बहुत बड़े बड़े दादा को धनबाद में, समस्तीपुर में देखा है, बहुत फुफकार मारने वालों को देखा है। अभी धनबाद जाना है, वो चोर गया है यहाँ से दानापुर से, संजीव कुमार, वो चोर अभी बहुत रंगदारी कर रहा है, तो एक दिन धनबाद जाएंगे, उसको भी औकात बताना है। 3 डिवीजन हो गया, हो सकता है बनारस डिवीजन आप ही लोगों के बीच आ जाए, ये लखनऊ डिवीजन आ जाए। इसलिए मेरे दोस्त, चिंता करने की बात नहीं, खुद जमीर जिंदा रखो, हौसले को जिंदा रखो। जिस तरह आंधी तूफान में गाड़ी चलाते हो, कड़ाके की ठंड में गाड़ी चलाते हो और चिल्ला करके बोलते हो सिग्नल इंस्पेक्टर को कि हरा है तो हरा है, और गाड़ी 110 बिना लॉस के चलती है। उसी तरह जब बनारस डीआरएम बिल्डिंग पर या दिल्ली के रामलीला मैदान जंतर मंतर पर आवाज हो तो उसी तरह सिग्नल कॉल आउट करो, एनपीएस मुर्दाबाद, ओपीएस लाना होगा। भ्रष्टाचारी जेल जाएगा, कमाने वाला खाएगा और लूटने वाला जाएगा। यही नारा के साथ एलारस का झंडा बुलंद रखो। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। लाठी गोली चलेगी तो पहले नेताओं को लगेगी। ये सरकारी यूनियन वाला नहीं है कि हम पीएनएम में अंडा मक्खन ऑमलेट लेके पीछे बैठेंगे और जनता प्लेटफार्म पर रहेगी। आगे होगा नेता, और नेता ही एलारस का सबसे पहले विक्टिमाइज होता है। ये इतिहास रहा है, जब से एलारसा शुरू हुआ है, लीडर पहले रिमूव डिसमिस हुआ है और जेल गया है, कर्मचारी पे आंच नहीं आने दिया है।
इसलिए मेरे साथी हम रिकॉग्नाइज नहीं है, स्पेशल सीएल नहीं दिलवा सकते हैं, शॉर्ट ट्रिप नहीं दिलवा पाएंगे, मनचाहा मेल एक्सप्रेस लिंक में आपको नहीं दिलवा पाएंगे, लेकिन आपका स्वाभिमान, आपका जमीर जो नेशनल लेवल की लड़ाई है, उच्च स्तर की लड़ाई है, उसके साथ आप चलो। और एक चीज जानो, रेलवे पर या देश में कोई भी हड़ताल, कोई भी आंदोलन तभी सफल होगा जब इस देश के छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान को साथ लेकर के चलोगे। 81 के आंदोलन में भी छात्रों ने, नौजवानों ने और देश के किसानों ने हमारे नेताओं को छिपने का जगह दिया था। अरे भाजपा तो कुछ नहीं किया, युवा कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के गुंडों ने कॉलोनी में घुस करके हमारे परिवार के साथ मारपीट किया था और निकालने का काम किया था। इसलिए जब भी कोई आंदोलन देशव्यापी हो तो छात्र, नौजवान, किसान सबको लेकर के चलो। और यही बात रेलवे को हजम नहीं होती है सरकार को, इसलिए इनकलाब का नारा देते हुए लोको रनिंग स्टाफ जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, इन्हीं बातों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, एलान से जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, साथ है साथ है। धन्यवाद कॉमरेड A.K. राउत जी, हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता। मैं भी इनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, अभी भी हूँ। मुझे भी सुनने की काफ़ी इच्छा थी, इनको रखवाने का हमको इरादा नहीं था। बहुत ही भारी मन से मैंने भी इनको धीरे से बोला कि भैया थोड़ा शॉर्ट किया जाए, लेकिन समय अभाव है, माफ़ कीजिएगा मुझे। आगे बहुत सारा वक्ता भी हैं और लंच का टाइम हो चुका है।